तो नमस्कार आरएससीआईटी वालों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे आरएससीआईटी की। तो आपकी तैयारी को देखते हुए क्लास बनाई है मैंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं इन सभी प्रश्नों का आप आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामने देखिएगा कि एमएस पावर पॉइंट में, किसमें दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है। और ये फॉर्मेट स्लाइड्स, टेक्स्ट, इमेज तथा अन्य ऑब्जेक्ट को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने और उम्मीद करूंगा चारों को आपने पढ़ लिया होगा अब तक। तो पहला ऑप्शन है .ppt या .pptx, दूसरा ऑप्शन .doc या docx या .xls या फिर .xlsx या फिर उपरोक्त सभी। तो बात किसकी की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे पावर पॉइंट की जा रही है। और पावर पॉइंट के अंदर जब हम फाइल फॉर्मेट सेव करते हैं तो वहां पे काम आता है दोस्तों .ppt या फिर काम आता है .pptx। ठीक है, तो ये काम आता है दोस्तों। तो यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, .ppt या .pptx। अब बात करें .doc और .docx क्या काम आता है दोस्तों, MS वर्ड के में काम आता है, MS वर्ड फाइल में काम आता है दोस्तों। और .xls या .xlsx आता है दोस्तों MS एक्सेल में। याद रखना दोस्तों, ऐसे प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं और अगर कोई प्रश्न अगर ऐसा आ गया तो 2 नंबर का प्रश्न होगा और आराम से आप सही करके आओगे। ठीक है, तो एक बार लिख लेना इनको अच्छे से और उम्मीद करूंगा पहले प्रश्न का आपको आंसर मिल गया होगा, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट का उपयोग सामान्यतः किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब किसी विषय को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत यानी कि प्रेजेंट करना हो। वापिस सुनिए प्रश्न, पावर पॉइंट का उपयोग सामान्यतः किन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब किसी विषय को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना हो। पहला ऑप्शन नोट्स और आउटलाइन बनाने के लिए, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, प्लानिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट के लिए या उपरोक्त सभी। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका। तो यहाँ पे आ रहा है पावर पॉइंट का उपयोग, किसका बच्चों, पावर पॉइंट का उपयोग सामान्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो पहला उद्देश्य होता है नोट्स और आउटलाइन बनाने के लिए। ठीक है, एक होता है दोस्तों प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी, और यहाँ पे आता है प्लानिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूं आपने दूसरे में डी ऑप्शन टिक कर लिया होगा। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तो कमेंट बॉक्स में बताना किन किन बच्चों के पहले 2 प्रश्न सही हो चुके हैं भाई अब तक। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है स्लाइड शो के दौरान जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तन होता है तो उस पर लागू इफेक्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, और यह प्रेजेंटेशन को अधिक आकर्षक कैसे बनाता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों, एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशंस या स्लाइड डिजाइन। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तन होता है। सीधी सी बात है, जब आप एक स्लाइड है और इससे आप दूसरी स्लाइड के अंदर जाना चाहते हैं तो जो इफेक्ट आपको नजर आता है ना भाई दोनों स्लाइड चेंज होने पर, उस इफेक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजिशन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन होगा। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं आप तो ट्रांजिशंस का उपयोग होता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो को प्रारंभ यानी कि स्टार्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे तेज और कॉमनली यूज है जिससे प्रेजेंटेशन सीधे फुल स्क्रीन मोड से शुरू हो जाती है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो को प्रारंभ यानी कि स्टार्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे तेज यूज है जिससे प्रेजेंटेशन सीधे फुल स्क्रीन मोड पे शुरू हो जाती है। पहला F5 की दबाना, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो चुनना या फिर रिहर्स टाइमिंग चुनना या ए और बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो चुनना भी होता है दोस्तों और F5 की प्रेस करके भी होता है। तो यहाँ पे आएगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इज राइट। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आंसर कुछ दूसरा ही होता है, तो आप ध्यान से पढ़ना इन क्वेश्चनों को, ध्यान से आंसर देना। ठीक है, अब चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन सभी बच्चों के पास शेयर करना जो आरएससीआईटी के एग्जाम देंगे ताकि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके इस क्लास से। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न स्क्रीन पे है दोस्तों कि मोशन पाथ एनिमेशन का उपयोग पावर पॉइंट में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है और ये किस प्रकार अन्य एनिमेशन से अलग होता है। पहला इंटरेस्ट इफेक्ट देने के लिए, स्लाइड को आगे बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को निर्धारित पथ पर मूव करने के लिए या उपरोक्त सभी। क्या होगा बच्चों सही जवाब इसका। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका।
तो यहाँ पे मोशन पथ एनिमेशन का उपयोग की बात की जा रही है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा किसी ऑब्जेक्ट को निर्धारित पथ पर मूव करने के लिए। क्या बच्चों? किसी ऑब्जेक्ट को निर्धारित ऑब्जेक्ट पर मूव करने के लिए इसका यूज होगा, ठीक है, या उपयोग होगा। तो उम्मीद करता हूं पांचों में सी ऑप्शन टिक कर लिया होगा। और इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं, और किन किन बच्चों के पूरे 5 बचे 5 एकदम सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। क्लास कैसी लग रही है वो भी बता देना भाई, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आपको अब तक समझ में आ चुके हैं बताना मुझे। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब आप पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो आपको कौन कौन से विकल्प मिलते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। पहला ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एग्जिटिंग टेम्पलेट, डिजाइन टेम्पलेट या उपरोक्त सभी। दोस्तों जब आप एक पावर पॉइंट के अंदर नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं बनाते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी काम आएगी, एग्जिटिंग टेम्पलेट भी काम आएगा, डिजाइन टेम्पलेट भी काम आएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट बच्चों, ठीक है। तो छठे में आप सभी बच्चों ने डी ऑप्शन टिक किया होगा। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न का आंसर आप एक बार खुद बताना, देखते हैं किन किन बच्चे, कौन कौन से ऐसे बच्चे जो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सातवां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस एक्सेल में वर्कबुक किसे कहा जाता है और ये किन किन कंपोनेंट्स का एक लॉजिकल कलेक्शन होता है जो यूजर को डाटा को व्यवस्थित रूप से मैनेज करने की सुविधा देता है। पहला केवल एक वर्कशीट, चार्ट्स का समूह, केवल ग्राफ्स या वर्कशीट और चार्ट्स का संग्रह। 4 ऑप्शन मैंने पढ़ दिए भाई। अब देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। मैं आपका वेट करता हूं 2 से 3 सेकंड का, जल्दी से आंसर दीजिएगा अगर किसी ने पढ़ रखा है तो, और नहीं पढ़ रखा थोड़ा वेट करना, मैं आंसर दूंगा इसका। दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है वो होगा वर्कशीट और चार्ट्स का संग्रह। वर्कशीट और चार्ट्स का संग्रह, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न काफी बार ऐसे कैसे सेम टू सेम आ जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न आपको गलत नहीं करके आने हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में नेम बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है और ये यूजर को एक्टिव सेल की जानकारी किस प्रकार प्रदान करता है। एक्सेल में नेम बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होता है और ये यूजर को एक्टिव सेल की जानकारी किस प्रकार प्रदान करता है भाई। तो बात करें यहाँ पे एक्टिव सेल का लोकेशन, सेल एड्रेस दिखाता है, फॉर्मूला बार की जानकारी देता है, स्टेटस बार की जानकारी देता है या मेन्यू बार दिखाता है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। तो बताता हूँ दोस्तों, जैसे मान लो आपकी ये एक्सेल की एक सीट है या वर्कशीट आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। और यहाँ पे जब आप देखते हैं इस वर्कशीट के अंदर, तो यहाँ पे देखना मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ हल्का सा, ऐसा आपको नजर आता है फॉर्मूला बार एक तरीके से। और फॉर्मूला बार के एक हिस्से में इस जगह पे, मतलब इस वाले हिस्से में नेम बॉक्स होता है। क्या होता है बच्चों? नेम बॉक्स होता है। और इसके अंदर क्या दिखाई देता है दोस्तों? एक्टिव सेल का नाम या सेल एड्रेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों 8वें में? ए ऑप्शन आएगा। एक्टिव सेल का लोकेशन या सेल एड्रेस दिखाता है। उम्मीद करता हूं 8वां प्रश्न आपने सभी ने सही जवाब दिया होगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 10वें प्रश्न की ओर, सॉरी 9वें प्रश्न की ओर। कभी कभी गणित में मिस्टेक हो जाती है। तो 9वां प्रश्न है दोस्तों, यदि आप एक्सेल में किसी एक सेल या रेंज की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। यदि आप एक्सेल में किसी एक सेल या रेंज की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर एग्जैक्टली वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा भाई। मतलब एक जो फॉर्मेटिंग है ना, सेम वही फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है, तो उसके लिए क्या होगा? केवल कॉपी पेस्ट करना गलत बात है। केवल कंट्रोल C और कंट्रोल V के द्वारा नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट के लिए हो जाएगा, ड्रैग करके भी नहीं होगा। वो होगा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके। क्या होगा बच्चों? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके। डी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे कौन से बच्चे थे जिन्होंने 90वें प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में सही दिया है भाई, जल्दी से बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जब आप एक्सेल में किसी रो या कॉलम को फ्रीज करते हैं तो स्क्रॉलिंग के दौरान उसका व्यवहार कैसा होता है और यह सुविधा किस कमांड द्वारा प्राप्त की जाती है। पहला, वह स्क्रॉल के साथ गायब हो जाता है, वह स्थिर रहता है, वह डुप्लीकेट हो जाता है, वह हाइड हो जाता है। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। उम्मीद करूंगा सभी बच्चे सही जवाब देंगे इसका कि भाई कॉलम और रो को फ्रीज करने का मतलब क्या होता है। पहली बात ये ध्यान रखना कि स्क्रॉलिंग को रोकना होता है। तो हम कह सकते हैं स्क्रॉल गायब हो जाता है, नहीं,
वह स्थिर रहता है। क्या बच्चों? वह स्थिर रहता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट, वह स्थिर रहता है। 10वें में बी आप टिक कर लीजिएगा। तो 10 में से 10 किन किन बच्चों के एकदम सही हो चुके हैं, जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनके 10 में से 10 सही हो गए? तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छी कर रखी है तो आपके 10 में से 10 सही हो गए। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। पूछ रहा है कि एक्सेल 2019 में किसी सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की सबसे अधिक उपयोग होती है, जिससे आप सेल के अंदर के डाटा को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। F3, F5, F7 या F2? बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में किसी सेलेक्टेड सेल के बारे में पूछ रहा है जो एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी काम आती है। तो एक्सेल की बात की जाए और साथ में एडिट की बात की जाए किसी सेल की, ठीक है, तो उसके लिए हम F2 प्रयोग करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी फाइल का नाम, फाइल नेम है ना, को एडिट करने के लिए या फोल्डर का नाम एडिट करने के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? F2 का करेंगे। तो यहाँ पे आएगा F2। उम्मीद करूंगा डी ऑप्शन में टिक कर लिया होगा F2, ठीक है। किसी फोल्डर का नाम चेंज करना हो या किसी सेल के अंदर एडिट करना हो तो हम F2 फंक्शन कुंजी का प्रयोग करेंगे। और कोई पूछे आपसे कि बताओ फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 12। कितनी फंक्शन कुंजी होती है बच्चों? 12 होती है, जो स्टार्ट होती है F1 से और एंड होता है F12 पे। तो इस बात का भी बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों आपको। F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन कुंजियां होती हैं जिनकी संख्या 12 होती है। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के 12वें प्रश्न की ओर। फंक्शन कुंजी 12 होती हैं और बात भी 12वें प्रश्न की कर रहे हैं दोस्तों। तो यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका पूरा लेआउट, मार्जिन्स, हेडर फुटर आदि देखना चाहते हैं तो कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त होगा? मतलब किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका पूरा लेआउट, मार्जिन्स, हेडर फुटर आदि देखना चाहते हैं तो कौन सा व्यू सबसे उपयुक्त होगा? नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू या वेब लेआउट व्यू? तो बच्चों यहाँ पे वेब लेआउट भी नहीं होगा, आउटलाइन व्यू भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू। क्या होगा बच्चों? प्रिंट लेआउट व्यू होगा। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प MS वर्ड में किस प्रकार की सेटिंग को दर्शाते हैं जो डॉक्यूमेंट के पेज की दिशा यानी कि ओरिएंटेशन को निर्धारित करती है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प MS वर्ड में किस प्रकार की सेटिंग को दर्शाते हैं जो डॉक्यूमेंट के पेज की दिशा ओरिएंटेशन को निर्धारित करती है। तो पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट या ऑल ऑफ द अबव? बात किसकी की जा रही दोस्तों यहाँ पे? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की। अब बात करें ये क्या होते हैं दोस्तों, अगर मान लो कोई पेज है आपका और वो वर्टिकल पेज है, वर्टिकल मतलब खड़ा पेज है, तो ये होता है दोस्तों पोर्ट्रेट। क्या होता है दोस्तों? पोर्ट्रेट मोड होता है जो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट रहता है MS वर्ड के अंदर। लेकिन बात करें हम आड़े पेज की, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल पेज होता है और ये लैंडस्केप मोड पे होता है। किस पे बच्चों? लैंडस्केप मोड पे होता है और ये आड़ा पेज होता है। दो ही तरीके से प्रकार होता है, दो ही प्रकार के क्या होते हैं बच्चों? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन आएगा बच्चों। क्या आएगा? पेज ओरिएंटेशन आएगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपको ये परिवर्तन करने की सुविधा देता है? यदि आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदलना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प आपको यह परिवर्तन करने की सुविधा देता है? हेडर एंड फुटर टूलबार, प्रिंट लेआउट व्यू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स या नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों यहां पे आएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पूरे प्रश्न देखे हैं भाई, बोर नहीं हो रही मेरी क्लास से? और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो बोर हो चुके हैं भाई? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि RSCIT के एग्जाम में बोरिंग नहीं होना, आपको एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगली क्लास में कितने प्रश्न चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है कि MS वर्ड 2019 में रिबन इंटरफेस विभिन्न टैब्स में विभाजित होता है और इसमें कौन सा विकल्प एक वैध टैब को दर्शाता है जो डॉक्यूमेंट एडिटिंग में उपयोग होता है? गेट्स का, विंडोज का, टैब्स का या डॉट्स का? तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसी बात आए तो यहाँ पे आएगा टैब्स का। किसका बच्चों?
टैब्स का। ठीक, ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा था पिछले एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ऐसे ध्यान रखना, कई बार आ जाते हैं एकदम एग्जाम में, तो आप गलत मत करके आना इसको। और मुझे बताओ कि इन 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं बिना किसी तुक्के के, तो जल्दी से बताना, जिससे पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है मुझे भी। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि हेडर और फुटर का उपयोग एमएस वर्ड में मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, विशेष रूप से बड़े डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए, प्रत्येक पेज की शीर्ष और नीचे समान जानकारी देने के लिए, केवल प्रिंटिंग के समय उपयोग के लिए, या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। दोस्तों हेडर फुटर की बात की जाए तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट का जो टॉप एरिया है ना, मतलब शीर्ष का टॉप, उसे हम बोलेंगे हेडर। क्या बोलेंगे बच्चों? हेडर आएगा। और जो बॉटम का एरिया है ना भाई, वो आएगा एक तरीके से फुटर। क्या आएगा बच्चों? फुटर आएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे आएगा प्रत्येक पेज की शीर्ष यानी कि टॉप और नीचे यानी कि बॉटम में समान जानकारी दिखाने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब आपको एक ही फॉर्मेटिंग को कई अन्य स्थानों पर लागू करना है। मतलब एक फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पे अप्लाई करना है, मान लो ये कोई फॉर्मेटिंग है, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है मुझे, तो उसके लिए क्या उपयोग लेंगे। मतलब एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करना है तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग आता है। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मेटिंग हटाने के लिए नहीं, फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। तो बी ऑप्शन इज राइट। फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए, यहाँ पे पेज सेटअप के लिए भी गलत है और स्टाइल्स बनाने के लिए भी गलत ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो 17वें में किन किन बच्चों ने यहाँ पे बी ऑप्शन टिक किया है भाई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं सभी बच्चे। क्लास कैसी लग रही है? क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप एक बार क्लास को सभी उन बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनकी RSCAT के एग्जाम है। हो सकता है कि इस क्लास को देखने के बाद उनके काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम सही हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ISMS। अब सवाल यह आएगा ISMS का पूरा नाम क्या है, तो ये होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, के लिए कौन सा ISO स्टैंडर्ड सबसे उपयुक्त माना जाता है? ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 या ISO 27001। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है इसका वो होगा ISO 27001। ठीक है, तो यहाँ पे लगा लीजिएगा डी ऑप्शन पे टिक। 18वें में ISO 27001। अब चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि IT एक्ट 2000 भारत में किस क्षेत्र को रेगुलेट यानी कि नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था, जिससे डिजिटल लेन देन और साइबर गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिल सके? पहला ऑप्शन टैक्सेशन का, दूसरा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या इनसाइडर ट्रेडिंग का। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब? तो IT एक्ट 2000 भारत में किस क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है यानी कि नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किन किन बच्चों का 1900% एकदम सही हो चुका था भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम ऐसा होता है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पहचान से बचने या उसे निष्क्रिय करने का प्रयास करता है? बताओ दोस्तों क्या होगा? वर्म, रेट्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या स्पाईवेयर। पूछ क्या रहा है दोस्तों? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पहचान से बचने और उसे निष्क्रिय करने का प्रयास कौन करता है? तो वो करता है रेट्रोवायरस। बच्चों कौन करता है दोस्तों? रेट्रोवायरस करता है। तो 20वें में आएगा बच्चों बी ऑप्शन इज राइट। अब मुझे बताओ इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे थे जो एकदम सही हो चुके हैं? बताइए दोस्तों जल्दी से मुझे, 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे सर इतने प्रश्न सही थे। और अब मैं आपको एक छोटी जानकारी देता हूं, पहले मुझे बताओ कि इन 20 प्रश्नों वाली क्लास आपको कैसी लगी, कितने प्रश्न आपके सही हुए इनमें से, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इस क्लास को उन बच्चों के पास आप शेयर कर सकते हैं जिनकी RSCAT की एग्जाम है। अब मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि RSCAT में कैसा प्रश्न पेपर आएगा और कितने प्रश्न आएंगे। दोस्तों जो आपका RSCAT का पेपर होगा उसके अंदर दोस्तों 35 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे दोस्तों? 35 प्रश्न आएंगे। और 35 प्रश्न को करने के लिए मतलब जो आपको समय मिलेगा ना, वो समय मिलेगा बच्चों 1 घंटे का। कितने का? 1 घंटे का आपको समय मिलेगा।
कि 1 घंटे में आपको पूरे 35% करने हैं। और इस बात का ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में पूरे 35% कर ही नहीं पाते हैं। उनके जैसे मान लो 20% हो जाएंगे, 25% हो जाएंगे और पूरा समय हो जाएगा। तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना है और समय के अकॉर्डिंग आपको पूरा पेपर करना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो ये टोटल जो मार्क्स होते हैं ना भाई इसमें, तो ये मान लो कि 35% होते हैं, प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का होता है, तो 70 मार्क्स का पेपर होता है दोस्तों। कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और 70 मार्क्स में से आपको कितने नंबर लेके आने पड़ते हैं? 28 मार्क्स आपको लेके आने पड़ते हैं। सीधी सी बात है, 35 प्रश्नों में से जिन बच्चों के 14% सही हो गए, कितने परसेंट बच्चों? 14% आपके अगर सही हो जाते हैं पेपर में, RSCIT के में, तो आप RSCIT में क्वालिफाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे बच्चों? क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब 14% यानी कि 14 × 2 करेंगे तो 28 नंबर आपके आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आप क्या हो जाओगे बच्चों? क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और विस्तार पूर्वक मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है। तो इस क्लास को भी आप बहुत बच्चों के पास शेयर करोगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आ रहा हूं, तो इस क्लास को रेडी कर लीजिए और सारे पर्सनों को एक बार अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और बताना कितने पर्सन आपके सही हुए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।